नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश, संविधान, कानून व्यवस्था, संवैधानिक संस्थानें, सरकार, सत्ता, ये सारे के सारे जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसका मुख्य मकसद होता है राष्ट्रहित। लेकिन जब ये राष्ट्रहित से भटक जाए, किसी नियम कानून का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले ले ले जिसके कारण राष्ट्रहित प्रभावित हो, तो सवाल तो उठता है। क्योंकि कानून जो बनाया गया है वो देश के बेहतरी के लिए बनाया गया है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो राष्ट्रहित को सर्वोपरि बनाकर की गई है, न कि कुछ कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर, कुछ कानूनी गतिविधियों को देखकर अब ये फैसले आए जिससे राष्ट्रहित प्रभावित हो, तो सवाल उठना लाजमी है। और पहली बार पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के ऊपर सवाल उठाया है जिसके कारण 5 जज, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने वो फैसला दिया था, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसी तरीके का होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट सुधार की कोशिश, सुधार की गुंजाइश के ऊपर काम नहीं कर सकती है, या आर या पार ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बीच के स्तर का क्यों नहीं होता है, लंबे समय के लिए योजनाओं पर काम क्यों नहीं किया जाता, और ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई विशेष फैसला दे रही है तो ऐसे में जज साहब को यह सोचना चाहिए कि इसके जो कौन कौन से पक्ष हैं, ये कौन से पक्ष हैं जो इसके खिलाफ जाएंगे, जिसका इंपैक्ट, प्रभाव बड़ा पड़ने वाला है, और उस प्रभाव के कारण व्यवस्थाएं खराब होगी। और यही कारण है कि पिछले दिनों अमित शाह ने भी यह बात कही थी और अब पीएम मोदी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। ये फैसला राष्ट्र के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश थी, सुधार कर सकते थे। आपने पूरे के पूरे कानून को ही खत्म कर दिया, कानून पर सवाल उठा दिए, एक हथियार दे दिया विपक्ष को और देश को एक फिर से उस ट्रैप में फंसा दिया जिसको कहते हैं ब्लैक मनी का ट्रैप, यानी काले धन के उस जाल में देश को फंसा कर रख दिया है, चुनाव को फंसा कर रख दिया है। बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसके पीछे कुछ समय पहले उस पर फैसला आया था। 5 जजों की बेंच बनी थी और उन 5 जजों ने यह फैसला सुनाया था, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, बीआर गवई थे और जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, ये सारे जज उसमें शामिल थे। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया। और यह फैसला किस आधार पर दिया? इसमें इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया कि चुनाव में खर्च होते हैं, और चुनाव में जो खर्च होने के अलावा जो पैसे सीज किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, वो पैसे आते कहां से हैं, ब्लैक मनी का कारोबार होता है कि नहीं। 2019 से लेकर 2024 तक ये पूरी व्यवस्थाओं को देख लें, एक एक स्टेट को देख लें, तो ये पता चलेगा कि चुनाव के दौरान कितने कैश में रुपए सील किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, और इस बीच 4000% का इजाफा कैसे हो जाता है। एक एक स्टेट, राजस्थान में एक विधानसभा के चुनाव के दौरान 700 करोड़ रुपए कैसे जब्त हो जाते हैं। अगर चुनाव का फंड लीगल तरीके से होगा तो क्या पार्टियों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि चुनाव लड़ सके, और इलेक्शन कमीशन से लेकर आईटी डिपार्टमेंट तक सबके पास यह आधार नहीं होगा कि वो चुनाव के दौरान ब्लैक मनी के कारोबार को रोक सके। लेकिन इन सारी बातों पर सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई किस बात पर हुई कि इसे गुप्त क्यों रखा जा रहा है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे बेचे गए, इसको गुप्त क्यों रखा गया है, और गुप्त रखने के पीछे एक बड़ी वजह जो थी उसको इग्नोर कर दिया गया। बल्कि सिर्फ एक ही वजह देखी गई कि अगर गुप्त रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन
एक्ट जो कानून बनी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। किसी को भी व्यक्ति को जो वोट देता है, जो सरकार चुनता है, उसको यह भी अधिकार है कि उस पार्टी को कहां से कितना पैसा मिला है उसके बारे में जानकारी देना, वो लीगल हो इलीगल हो इससे कोई मतलब नहीं है। और इसलिए इसी प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया था, लेकिन पीएम मोदी ने एक एक बात को बताया कि कैसे इस फैसले के बाद सारा का सारा चुनावी प्रक्रिया, पूरा देश एक बार फिर काले धन के उस जाल में फंस जाएगा, ब्लैक मनी का कारोबार बढ़ेगा। क्योंकि इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, और उन्होंने यहां तक कहा कि हम भी ये मानते हैं, हमारी पार्टी भी पैसे खर्च करती है और सारी दूसरी पार्टियां भी पैसे खर्च करती हैं, लेकिन पैसे का स्रोत कैसा होना चाहिए? पैसा कैश में होना चाहिए, ब्लैक मनी का कारोबार होना चाहिए, या फिर लीगल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा किसी पार्टी के फंड में आना चाहिए। और यही इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे का मकसद था, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था, इंडिविजुअल या कोई कंपनी भी खरीद सकता था। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो उसके लिए एसबीआई से ही खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको पेमेंट अपने कंपनी का या व्यक्तिगत है तो व्यक्ति के अकाउंट से ही करना पड़ेगा। उसको डिपॉजिट किसी व्यक्ति के अकाउंट में नहीं करना होगा, बल्कि वो डिपॉजिट जो होगा वो पार्टी के अकाउंट में ही होगा। जो कैश में चंदे लिए जाते हैं करोड़ों करोड़ रुपए में, उस ट्रेल को, जो मनी ट्रेल कहते हैं, उस ट्रेल को ब्रेक किया गया था और एक नया मनी ट्रेल लाया गया था, जिसका मकसद यही था कि ये सारे व्हाइट मनी में कारोबार हो। आपने जो इनकम पैदा किए हैं वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर उस पर रहती है, और कंपनी के स्तर पर जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, कई और विभाग हैं जो कंपनियों के कारोबार को देखता है, ऑडिट किया जाता है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में भी अगर कुछ इधर उधर की बात पता चली तो उस पर रेड डाला जाता है। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं चुनाव के अंदर, यह तो एक लीगल तरीका डेवलप किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं सोचा और बस एक ही बात सोचा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ है, गुप्त नहीं हो सकता। गुप्त क्यों नहीं हो सकता? मतदान भी गुप्त है। कल आप ये कहोगे कि कोई भी व्यक्ति मतदान करता है, उसे गुप्त रखने की क्या जरूरत है, सार्वजनिक कर दो, क्योंकि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो, किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, ये दूसरे को भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये लगना चाहिए कि हमने इसको वोट दिया तो उसने किसको वोट दिया, इसकी जानकारी भी एक दूसरे में शेयर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें गुप्त रखी जाती है और उसी में गुप्त रखने की एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता था कि यह गुप्त रखने की व्यवस्था गलत है, तो फिर इसमें सुधार की बात की जा सकती थी। यह कहा जा सकता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए गए हैं उन सब के नाम को, कंपनी के साथ और किस पार्टी में डिपॉजिट हुआ है, इस सब को एसबीआई पहले रिवील करे, उसके बाद चुनाव आयोग ये जारी करे, जो इस फैसले के अंदर आया। लेकिन इसके अलावा ये फैसले में शामिल होना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मकसद तो सही था, इसमें रिफॉर्म सिर्फ इतना करना है, सुधार इतना करना है कि इस पूरे कानून में गुप्त रखने की व्यवस्था, सीक्रेसी जो है वो खत्म कर दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और सवाल यहीं से पीएम मोदी ने शुरू किया कि ये जो चुनाव की व्यवस्था है और जो अपोजिशन पार्टियों को ये टूल्स मिला, जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि 16 कंपनियां ऐसी है जिसको पर ईडी ने छापेमारी की, और उन छापेमारी में जो पैसे उन कंपनियों से बरामद किए गए, उनके
कई अधिकारी फंसे, उसके बाद उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, इस बात को तो दिखाया जाता है, लेकिन वो अपोजिशन पार्टियों को दिए गए, इस बात को छिपाया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए, क्योंकि 16 कंपनियों जिसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ था, और उन कंपनियों ने जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसका मात्र 37% भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया। लेकिन उसके अलावा बचे हुए 63% कहां गया? 63% तो अपोजिशन पार्टियों के खाते में गया, उन लोगों को डोनेट किया गया। लेकिन फिर भी सबके बारे में जानकारी तो है, यह तो पता चला कि किन कंपनियों ने कितना पैसा दिया। 63% उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वाली पार्टियां चुप बैठी है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई कंपनियां हैं। लेकिन जिस पार्टी ने केवल 37% लिया, उस पार्टी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। यह अलग बात है कि ईडी के ऊपर सवाल उठाना इन अपोजिशन पार्टियों को भारी पड़ रहा है, उसका जवाब सरकार के पास भी है, कोर्ट में देने के लिए भी है, सबूत भी है। क्योंकि अब तक ईडी ने जितनी कार्रवाई की उसमें मात्र 3% कार्रवाई है जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर के खिलाफ हुआ है, यह पीएम मोदी ने कहा है। 97% जितने मामले हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से अलग के मामले हैं, और यही वजह है कि आपने अपने सरकारों के समय इसका दुरुपयोग किया। क्योंकि 10 साल पहले की व्यवस्था देखें, यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारों में, तो 10 साल में यूपीए की सरकार ने केवल 5,000 करोड़ रुपया जब्त किया था। लेकिन इस 10 साल की बात देखें तो 1,07,000 करोड़ रुपया जब्त किया गया। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट से है? क्या नेताओं के खिलाफ है? यानी बिजनेसमैन भी जो गलत कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हो रही है, 90% से ज्यादा, यानी 97% मामले उन लोगों के खिलाफ है, और 3% जो चोर डकैत पॉलिटिशियन है उसके खिलाफ है। ये तो रुकेगा नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों को अब सोचना पड़ रहा है कि हमने ये फैसला देकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये फैसला राष्ट्रहित में तो नहीं हो सकता। इससे ब्लैक मनी का जो कारोबार बढ़ने वाला है, चुनावों के अंदर जितनी पार्टियां पैसे खर्च करती है, ये 45 करोड़ रुपया जो गोवा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया, ये क्या जो पार्टी के अकाउंट से खर्च किया था? ये शराब घोटाले का पैसा जो अनगढ़िया के थ्रू यानी हवाला रैकेट से गोवा भेजा गया, जिसके सारे सबूत ईडी ने हाईकोर्ट में दिखाया है, ये पैसा का इलेक्टोरल बॉन्ड का था या चुनावी चंदा उसके पार्टी के अकाउंट में गया था या फिर ब्लैक मनी से ही गया था? इसी तरीके से ये गोवा तो छोटा सा स्टेट है, लेकिन बड़े बड़े स्टेट हैं जहां चुनाव होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का हेरा फेरी होती है और ब्लैक मनी का कारोबार होता है। वो उन्हीं कंपनियों से कैश में पैसे लिए जाते हैं जिसको संरक्षण इन पार्टियों की सरकारों ने दी है और इन पार्टियों ने दी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में है। मतलब पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर 5 जजों के उस फैसले की धज्जियां उड़ा के रख दी है। टेंशन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि अब आगे क्या होगा, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से नए तरीके से नई सरकार में लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने की व्यवस्था की जाएगी, और यही सुप्रीम कोर्ट में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।